बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान की, इसके कॉजेज़ की, चैलेंजेस की और वे फॉरवर्ड की। यानी एक कंप्लीट ऐसे जो है हम इसके ऊपर देखेंगे कि भाई क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और इनकी हिस्ट्री जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्या ये जो क्राइसिस हैं ये अभी से हैं या हमेशा से ही जो है ये क्राइसिस मौजूद रहे, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और साथ में चैलेंजेस क्या हैं हमारी इकोनॉमी के और वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। तो हम जो इकोनॉमिक साइड है बहुत प्योरली जो है, जो हम ये कह सकते हैं कि हम प्योरली मैशत की साइड पे हरगिज़ नहीं जाएंगे। मैं इकोनॉमिस्ट हरगिज़ भी नहीं हूँ, ठीक है। हम जो है वो पॉलिटिकल एरिना के अंदर रह के जो है वो सोशल साइंसेस में इसकी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे से जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ी सी कॉजेज़ देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि भाई अब हम कैसे इसे जो है वो आगे लेके जा सकते हैं और मुल्क को इस प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान देखिए जी, अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो सेमी इंडस्ट्रियल एक स्टेट है, ठीक है। सेमी इंडस्ट्रियल का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल, जैसे हम कहते हैं जापान है या जर्मनी है, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यानी इंडस्ट्री के ऊपर ही 100% जो है उनका फोकस है। लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे एग्रीकल्चर भी मौजूद है, ठीक है, और बाकी से भी मौजूद है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है या उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, तो ये सेमी इंडस्ट्रियल है और ये स्टार्ट से ही सेमी इंडस्ट्रियल है। इसका जो सबसे मेजर जो इकोनॉमी के पोर्शंस हैं उसमें अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल हमारी जो है वो इकोनॉमी की हम ये कह सकते हैं जान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं वो टेक्सटाइल की चीज़ों करते हैं, टेक्सटाइल गुड्स की करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर जो है हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गो कि ये नज़रअंदाज ही किए रखा हमने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में फूड प्रोडक्शन जो है इसी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड फूड प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं ये हमारी इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन है, ठीक है जी। यानी जो हमारी मईशत है वो फिलहाल इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है और इन चीज़ों के ऊपर खड़ी हुई है। तो अगर हम इन चीज़ों को ही देखें तो ये जो चीज़ें हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, इन्हीं के अंदर ही हम इस टाइम पे जो है वो नेगेटिव जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम सेमी इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, अगर हम अपनी टेक्सटाइल को मैनेज करते हैं, एग्रीकल्चर को हम फोकस करते हैं, क्योंकि हम देखें 65% हमारा जो कंट्री है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फूड प्रोडक्शन को हम मैनेज करें तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम जिक्र करते हैं बार बार और जो हालात अभी बने हुए हैं ऐसे हालात हरगिज़ ना हो। इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की, तो इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखिए तो 7.9 है और ये सिंस 1960 है। अब ज़रा इसमें बात को आप समझिएगा कि इन्फ्लेशन रेट का सिंपली मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन क्या है कि जब भी आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरती है, ठीक है, जो उसकी एक वैल्यू है वो गिरती है महंगाई की वजह से, तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन है। अब लेट सपोज इसको समझने के लिए कि अगर आपने देखा कि टमाटर जो हैं वो 50 रुपये किलो हैं, ठीक है जी, टमाटर जो हैं वो 50 रुपये किलो हैं। अब महंगाई होती है और महंगाई होने के नतीजे के तौर पे टमाटर जो है वो 55 रुपीज़ किलो हो जाते हैं। तो ये जो 5 रुपये बढ़े हैं महंगाई की वजह से, इसका मतलब पहले 50 रुपये में आपको 1 किलो टमाटर आते थे, ठीक है। अब आपको 50 रुपये में जो टमाटर आएंगे वो थोड़े से कम आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 50 रुपये तो वहीं पे हैं, लेकिन इसका मतलब रुपए की जो वैल्यू है, जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो गिर गई महंगाई जो है वो ज़्यादा होने की वजह से। इसी तरह से अगर हम आहिस्ता ग्रेजुअली देखें तो क्या हो रहा है कि भाई अगर 50 रुपये हैं तो वो 70 रुपये पहुँच गए, तो 20 रुपये का जो ऊपर का हमें सारे का सारा जो नुकसान हो रहा है, हमारी जो करेंसी जो डी वैल्यू हुई है, यही जो है इन्फ्लेशन है। तो पाकिस्तान में तो महंगाई वैसे भी आपको पता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है और अभी जो हालात बने हुए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म के हैं। तो 1960s से ही, ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुए हैं, ऑल द टाइम ही पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेशन में रहा। और अभी तो इस टाइम पे अगर हम बात करें करंटली जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई जो है हम ये कह सकते हैं कि 25% जो है वो इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट है और इससे भी ज़्यादा अभी ऊपर जाने लगा है, ठीक है। अभी यानी हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। एक तो महंगाई है जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई का होना, तबाही की जो महंगाई है अभी वो होने जा रही है, तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में आने जा रही है। बहुत ज़्यादा इससे कीमतें बढ़ती हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होगी, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे के एक अंडा या कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो करेंसी की वैल्यू जो है वो नीचे जाती है, क्योंकि जो ज़र है यानी जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है वो नीचे जाती है महंगाई की वजह से, अगर महंगाई तेज़ से होती है।
तो बात करते हैं अगर जीडीपी ग्रोथ की, तो जीडीपी ग्रोथ आपने देखा कि जैसे 6% कहा जा रहा है, यानी कि 5.89% कहा जा रहा है, तो उसका मतलब तकरीबन जो है वो 6% पे इस टाइम पे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जा रही है। गो कि ये एवरेज नहीं है, ये लास्ट ईयर की है। अगर हम एवरेज की बात करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट की कि भाई एवरेज क्या रही, तो हमें एवरेज जो है वो तकरीबन 4.5 4.8 ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो एवरेज है वो पहले सालों में कम थी अगर जीडीपी की ग्रोथ, और अगले सालों में जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उसको जब हम मिला के एवरेज निकालेंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और कम हो जाएगी। और हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है वो ट्रांजिशनल पीरियड्स रहे हैं। अब ये ट्रांजिशनल पीरियड्स क्या है? देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड्स का मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट जो है, लेट्स सपोज 2018 में एक गवर्नमेंट गई और 2018 में दूसरी गवर्नमेंट आ गई। अब ये जो गवर्नमेंट गई तो इसने क्योंकि 5 साल लगाए, तो जाहिर बात है जब 5 साल लगाए तो इसका पहले साल में अगर ग्रोथ रेट थोड़ा कम था और अगले 5 दूसरे साल में ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा होगी 5वें साल में जाके। इसका मतलब 5वें साल में 5% पर अगर जीडीपी ग्रोथ है या 6% पे है तो ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये लास्ट ईयर में अचीव की गई। अब जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आती है तो एक गवर्नमेंट से जाने और दूसरी गवर्नमेंट का आने का जो टाइम है और दूसरी गवर्नमेंट के आके जो लर्न करने का टाइम है कि वो 1 साल लगाती है या 1.5 साल लगाती है, 2 साल लगाती है अपने आप को एडजस्ट करने में और लर्न करने में, तो ये सारे का सारा ट्रांजिशनल पीरियड है। इस ट्रांजिशनल पीरियड में वो जो इकोनॉमी 5% पे गई होती है वो दोबारा से वापस आ जाती है 3% के ऊपर, 2% के ऊपर या 4% के ऊपर आ जाती है, यानी दोबारा से वो गिर जाती है और फिर अगले 3 साल ये उसी इकोनॉमी को जो गिरी हुई होती है उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम देखिए तो ये क्लेम किया जाता है कि भाई जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में हम ये कहते हैं कि 5% या 6% जो है वो जीडीपी ग्रोथ देता, एवरेज जो है वो 4.7 था, ठीक है जी, एवरेज अगर उनके 5 सालों का हम निकालें तो। लेकिन हम ये कहते हैं कि उनके लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड आया, दोबारा से नीचे गई और फिर अभी पीटीआई की गवर्नमेंट में जो है वो फिर से ऊपर चली गई। अब जो गवर्नमेंट आई है इसका मतलब दोबारा से जो है वो नीचे चली गई है। अब अगर ये गवर्नमेंट रुकती है और उसको सस्टेन करती है तो फिर वो वहीं उसी लेवल पे लेके जाएगी जहां से छोड़ा था। इसका मतलब जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इकोनॉमी हमारी गिराता है और फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बीच का जो काम है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि एक गवर्नमेंट आई, उसने पॉलिसीज रोकी, दूसरी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, उनके प्लान्स को रोका, तो वो सारे का सारा पैसे की भी सत्यानाश, ठीक है, जैसे कि पैसा जो है वो बात फिर वहीं पे है कि वो पेड़ से उगता है, तो वो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरी गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट मिले। हमेशा से ही ऐसा होता आया पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। इस टाइम पे अगर टोटल कर्जे की पाकिस्तान की बात करें तो आप देखिए 44.4 ट्रिलियन के लगभग पाकिस्तान का टोटल कर्ज है। और जैसे डॉलर का रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको पता है जब 1 रुपया भी डॉलर का रेट जो है वो बढ़ता है तो उसके नतीजे के तौर पे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो कर्ज मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि वो डॉलर के रेट में हमने लिए हुए कर्ज, तो जाहिर बात है फिर वो डॉलर के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। तो अभी जो है 45.4 ट्रिलियन है, तो आप अंदाजा करेंगे डॉलर जो है मजीद महंगा होता है तो ये कर्ज कहाँ जाएगा और ये कर्ज हमने वापस करना है। तो जब हम वापस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा कि जैसे हम जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, जो हमारी अपनी इनकम है, तो हम जब वो टैक्स को हम जो वापस कर देंगे, जो कर्ज है उसमें हमारे पैसे चले जाएंगे, मुल्क की जो इनकम है, तो मुझे बताएं फिर मुल्क की इनकम घर के ऊपर कैसे लगेगी, मुल्क के ऊपर कैसे लगेगी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की, ब्रीफली हम ये देखें कि भाई हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में कि कब से ये प्रॉब्लम हमारे साथ चले आ रहे हैं, या हमारी जो इकोनॉमी थी वो उसकी तारीख क्या रही है कि वो कब कब अच्छी रही और कब कब जो है वो नीचे गई, तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि ये अभी की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस एक बहुत मुश्किल काम था कि जब हमने ब्रिटिश इंडिया से आज़ादी हासिल की, ठीक है, और उस टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो अनफेयर डिवीजन ऑफ एसेट्स थे, इसमें कोई शक नहीं कि जो डिवीजन ऑफ एसेट्स थी वो बिल्कुल भी फेयर नहीं थे, पाकिस्तान के हिस्से के पैसे तक उन्हें नहीं दिए गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स सिर्फ 34 जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जो पाकिस्तान का एरिया था। इसका मतलब यह है कि हम इंडस्ट्रीज में स्टार्ट से ही पीछे हैं, हमारे एसेट्स ना मिलने की वजह से हमें जो इनिशियल प्रॉब्लम्स पैदा करने पड़े, बहुत से इनिशियल प्रॉब्लम्स जो हमने फेस किए, ठीक है जी, इब्तदाई जो हमारी मुश्किलात थी, तो हमारा सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान 1.5-2 साल के बाद दोबारा से टूट के वापस जो है वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारे सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था जब 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए, ना हमारी अपनी करेंसी थी, ना हमारा कोई स्टेट बैंक था, तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स थे। फिर 1948 के अंदर जब स्टेट बैंक जो हमने जो है स्टार्ट किया, उसका इब्तिदा कायद-ए-आज़म ने किया, तो वहाँ से जो है हमारे कुछ हालात बदले, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंडिया का जो करेंसी थी, इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो था उसमें डिफरेंस हो गया। तो इस वजह से हमारे जो ट्रेड था 1949 के अंदर या 1951 के अंदर की हम बात करें, तो इसी रुपये की वजह
वजह से जो हमने अपना स्टेट बैंक स्टार्ट करके रुपया डिफरेंट किया उनसे, ठीक है, करेंसी, तो वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो हमारी म्यूचुअल जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो वैसे ही इनिशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुए, तो स्टार्ट से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, वो 5 ईयर प्लान्स हमने स्टार्ट तो किए 1950 से, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रॉपरली हम जिसे मानते हैं वो है 1955 टू 1960 कि जो हमने 1950 से 55 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था, वो 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट इवन स्टार्ट ही नहीं हो सका और ना ही उसके ऊपर कोई वर्किंग हो सकी, इस वजह से वो कहीं कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो उसके बाद हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही और 1958 तक जो है, अब देखिए हमारा जब तक पहला मार्शल लॉ नहीं लगा था तब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी और आज तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो वो जो इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है कि पॉलिटिक्स आज की जो हो रही है वो सारी इकोनॉमी को लेके हो रही है। ममालिक के जो रिलेशंस बन रहे हैं जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है जी, फॉरेन पॉलिसी जो डेवलप की जा रही है, जो मार्केट्स जो पे जो काम किया जा रहा है, जो सर्च की जा रही है, वो सारी की सारी वो पॉलिटिकली उस पर काम किया जा रहा है। तो वो हमेशा से पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ी रही है इकोनॉमी के साथ। तो उस टाइम पे 1958 तक हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। 1956 में हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन जाके बनाया 9 साल के डिले के बाद। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पॉलिटिकली हम कहाँ पे जो है वो उस टाइम पे खड़े थे, तो हमारी इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती थी। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना ये बुरी तरह से फेल हो गया। और फेल क्यों हुआ? क्योंकि एक तो ये स्टार्ट ही 2 साल लेट हुआ, तकरीबन 1.5 से 2 साल लेट। 1957 के अंदर 1957 में जो है ये स्टार्ट हुआ पहला, और अपने जो टारगेट्स रखे थे वो भी अचीव नहीं कर सका। और दूसरा हमारे पास जो स्टैटिस्टिकली हमारे पास जो डाटा था वो नहीं था, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बगैर तो आपको पता है कि कोई भी फिगर जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता इकोनॉमी का। तो कैसे जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ग्रोथ रेट है कहाँ जाएगा, फलां इंडस्ट्री के अंदर कहाँ जाएगा, फलां कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर कितने लोग हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स चल रही हैं। तो ये इसलिए फेल हुआ। उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, अगर हम बात करते हैं 1960s एंड इकोनॉमी की, ठीक है, हम अब दहाई के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी कैसी रही। तो उसमें सबसे पहले अयूब एरा की हम बात करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो कहा जाता है कि भाई सबसे शानदार एरा था और ये स्टेट कैपिटलिज्म का एरा था। इसको कहा जाता है स्टेट कैपिटलिज्म, यानी कि जो सरमायादारी हमारे मुल्क में आई, जो पहले से मौजूद थी, खैर आई क्या, लेकिन उसमें जो जान फूंकी वो अयूब खान साहब ने फूंकी सरमायादाराना निज़ाम के अंदर। और इस सरमायादाराना निज़ाम को एक बाकायदा स्टेट कैपिटलिज्म का नाम दिया गया कि हुकूमत ने खुद ही जो है वो सरमायादारी को जो है वो प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा पैसे दिए, ठीक है, और सरमायादारों को पैसे दिए। माना जाता है कि सिर्फ 20 फैमिलीज़ को या 22 फैमिलीज़ को जो है वो महबूब रहमान साहब, जो हमारे 1985 के अंदर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और बाद में जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई जो है वो 20 और 22 फैमिलीज़ को टोटल जो है वो पैसा दिया गया और पाकिस्तान की जो 60% वेल्थ है वो 20 या 22 फैमिलीज़ के पास है, या जो बैंकिंग सेक्टर है वो पाकिस्तान के जो 22 फैमिलीज हैं उनमें तकरीबन 80% उनके पास सारा कंट्रोल है। तो ये हकीकत है। तो खैर उस टाइम पे जो हमारा जो माना जाता है कि अयूब खान के एरा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, वो इसी वजह से हुई कि स्टेट कैपिटलिज्म था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है सरमायादारों को दिया गया कि बजाय इसके गरीब को दिया जाए, ठीक है, और गरीब जो है वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों में लगाते। तो अयूब खान साहब का ख्याल ये था कि अगर ये दिया जाता है पैसा सरमायादारों को, कैपिटलिस्ट को, तो कैपिटलिस्ट लोग क्या करेंगे, उसको मज़ीद पैसा बनाने में लगाएंगे जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। इसी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री ने ग्रो किया और ये जो फास्ट ग्रोथ थी, सबसे ज़्यादा यानी जो अच्छी ग्रोथ हुई पाकिस्तान की, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान, जैसे इमरान खान साहब ने अक्सर सुना होगा कि भाई वो कहते हैं कि हम जब छोटे थे तो मुल्क तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो ये वही टाइम था जिस टाइम पे पाकिस्तान को आइडलाइज किया जाता था, या साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज जो है पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स के ऊपर जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी अगर उसकी हम बात करें तो 6.8% थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार थी इस एरा के अंदर। बावजूद इसमें कि 1965 के अंदर जो है वो हमारी वॉर भी हुई इंडिया के साथ, फिर भी हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और ये वाहिद हमारा जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान था। अभी तक तकरीबन हमारा ये 12th जो है वो 5 ईयर प्लान चल रहा है इस टाइम पे 2022 के अंदर। और हमारा ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सिर्फ ये अपने टारगेट्स को अचीव कर सका, बल्कि न सिर्फ टारगेट्स को अचीव किया 1960 से 65 का ये था, इसने टारगेट्स से बहुत आगे जाके नहीं, जो टारगेट सेट किए गए थे उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट की इस टाइम के दौरान। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी 5 ईयर प्लान अभी तक का, अगर हम 12 में से बात करें, तो कोई भी जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सका, बहुत से रीजंस की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई पाकिस्तान में। इस टाइम पर जितने भी इंडस्ट्रीज
बनी हुई हैं। तकरीबन जो है इसकी जो इब्तिदा है वो अयूब खान साहब के ज़माना में की गई। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया या ग्रीन रेवोल्यूशन से कहा गया, इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने ग्रोथ किया अयूब खान साहब के एरा में या इस टाइम के दौरान। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम क्रेडिट जो है वो मार्शल लॉ को दे रहे हैं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मार्शल लॉ कभी मुल्क का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन ग्रोथ इस टाइम के दौरान की। अब वो हम आगे बात करेंगे कि वो जो ग्रोथ है वो क्यों मार्शल लॉ में हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें कि भाई क्यों जो है वो इतनी ज़्यादा माशी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, वो इस वजह से हुई कि उसमें सबसे पहले तो कैपिटलिज्म को प्रमोट किया और स्टेट की तरफ से किया गया। गो कि वही शायद आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि यही जो कैपिटलिज्म है या यही जो 22 फैमिलीज़ है जिसको उस टाइम पे फीड किया गया स्टेट की तरफ से, तो यही फैमिलीज़ आज पाकिस्तान में स्टेटस को का हिस्सा हैं और यही जो है वो ऊपर के हर तबके में बैठी हुई हैं और पाकिस्तान में करप्शन और ये जितने भी हालात ख़राब है वही सारी की सारी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए फिर पॉलिटिक्स की, ठीक है, और जब पॉलिटिक्स की तो उन्होंने हर इदारे को तबाह किया, लेकिन उस टाइम पे मुल्क को इसका फायदा हुआ। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है, और तकरीबन हर गवर्नमेंट जो आती है उसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसकी वजह यह है कि हम जब पाकिस्तान जब बना था तो उस टाइम पे भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो 70% तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बावजूद इसके कि हम इससे कोई फायदा हासिल नहीं कर पा रहे। और आज अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमें गंदम जो है वो बाहर से मंगवानी है, तो तकरीबन हर चीज़ हम जो है इस टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए यही हमारे हालात हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जब भी मार्शल लॉ आया तो मार्शल लॉ ने डंडे का इस्तेमाल किया और डंडे का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को घर पे बिठाया और जो है उसके नतीजे के तौर पे एक ऐसा इन्वायरमेंट बना कि जहां पे जो है वो पॉलिटिकली ये जो लेग पुलिंग थी ये नहीं थी, इस वजह से जो है वो तरक्की काफ़ी ज़्यादा हुई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आज जो हमारे डैम बने हुए, खास करके जो तरबेला डैम है या जो मंगला डैम है, ये सारे के सारे डैम अयूब खान साहब के ज़माने में इसको जो है वो इनका आगाज़ किया गया और ये सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उस टाइम पे की गई। कि आज जो गवर्नमेंट्स आती हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर जाती हैं, खास करके पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग को फोकस करती हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई इसलिए। और ईस्ट पाकिस्तान का शेयर भी था, ये भी क्लेम किया जाता है कि भाई ईस्ट पाकिस्तान जो है उस टाइम पे जो बांग्लादेश अभी, तो उसका बहुत ज़्यादा शेयर था, जिस वजह से हमारे पास जो इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, या जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम आज कहते हैं, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा था इस टाइम के दौरान, ठीक है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान के होने की वजह से कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं जी 1970s एंड इकोनॉमी के। 1960 में हमने देख लिया, यानी 60s की दहाई में हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी मईशत है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई और 6.8 जो है हमारे पास जीडीपी की जो है वो रेशो आई कि पाकिस्तान की जो इनकम है उसमें 6.8 की जो है वो हिसाब से तरक्की हो रही थी। अब 1970s की अगर बात करें तो 1970s में दो गवर्नमेंट्स आई, जिसमें जो पहले 7 साल हैं वो जेड भुट्टो साहब के थे, यानी कि 1971 से अगर हम बात करें और 1977 तक, 71 से 77 तक जो है भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी। उसके बाद ज़िया-उल हक साहब आए, ठीक है। तो ये एरा जो है ये पाकिस्तान के लिए एक रिवर्स एरा आप इसे कह सकते हैं। इकोनॉमी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमी में उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि वो जितनी पॉलिसीज जो अयूब खान साहब के एरा में अडॉप्ट की गई थी, खास करके जो कैपिटलिज्म की पॉलिसीज थी, ठीक है जी, जो सरमायादारी की पॉलिसीज थी, उनको रिवर्स कर दिया गया भुट्टो साहब के ज़माना के अंदर, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई, तो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई तब कि जब ईस्ट पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, यानी कि वहाँ पे आपने देखा 1971 की जो वॉर हुई और वॉर के बाद बांग्लादेश बना और जो ईस्ट पाकिस्तान वो चला गया। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी का जो 70% उस टाइम पे जो पूरा का पूरा हमारा जो इस पर डिपेंड कर रहे थे, तो वो इलाका ही जो है वो जुदा हो गया, तो पीछे 30% हमारे पास बचा। ऊपर से जो भुट्टो साहब थे वो एक स्लोगन लेके आए हुए थे, सोशलिस्ट स्लोगन्स लेके आए हुए थे, तो वो सोशलिस्ट पॉलिसीज लेके आए। उनका सोशलिस्ट स्लोगन क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान का, कि भाई जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की वो क्या है कि रोटी है, कपड़ा है और रहने को मकान है। बेसिक नीड्स की बात की, गरीबों की बात की, तो जाहिर बात है बेसिक नीड्स की बात की। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया सारे का सारा कैपिटलिज्म सिस्टम को सोशलिस्ट सिस्टम के साथ, कि यहां पे जो उन्होंने खुद अयूब खान साहब ने या स्टेट ने जो है वो खुद से पैसे दिए और पैसे देके इन कैपिटलिस्ट को जो है वो कहा कि आप इंडस्ट्रीज लगाएं, आगे लेके जाएं, इंडस्ट्रीज ग्रो करें, जॉब क्रिएट करें, मुल्क की इकोनॉमी जो है बेहतर हो। तो वहीं पे भुट्टो साहब ने आके गरीबों की बात की, तो गरीबों की बात की, नतीजे के तौर पे जो अमीर थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइट हालात रखे,
ठीक है, और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी, उनकी ज़मीनों को जो है वो जब्त कर दिया, यहाँ तक कि नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी इसने जो कसर थी वो सारी की सारी जो है यहाँ पे पूरी हुई कि नेशनलाइजेशन या कौमियाना जो है वो एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका हमें खमियाजा आज भी जो है भुगतना पड़ता है। कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के तहत जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी या जो बैंक्स थे, उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे का सारा गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया कि भाई ये जो है मुल्क की बेहतरी नहीं कर रहे बल्कि हम मुल्क की बेहतरी करेंगे और हम इन्हें खुद से कंट्रोल करेंगे। तो अब यहाँ पे जब सोशलिज्म की पॉलिसी अपनाई गई तो ये जितने भी कैपिटलिस्ट थे इनमें से 70% लोग तो बांग्लादेश भाग गए, अपना सरमाया वगैरह जो है वो साथ लेके चले गए। तो वो जो इंडस्ट्रीज पिछले 10 साल में ग्रो हुई थी वो सारी की सारी दोबारा से यहाँ पे बंद हो गई। इसी वजह से इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, यानी कि 4.8% पे जीडीपी ग्रोथ थी भुट्टो साहब के जमाने में, जो कि एक बहुत ही पुअर ग्रोथ थी। तो इकोनॉमिकली भुट्टो साहब ने यहाँ पे काफी मार खाई, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी जो 10 साल चलती आ रही थी उनको अगले 7 साल में दोबारा से रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब मुल्क जहां से स्टार्ट हुआ था 1950s की दहाई की अगर हम बात करते हैं तो दोबारा से 1970s में अगर हम बात करें तो फिर से मुल्क वहीं पे 50s में आके खड़ा हो गया, और बीच के 10 साल की जो रिफॉर्म्स थी, जो मेहनत थी, वो जो सब कुछ था वो एक तरह से खत्म हुआ इकोनॉमिकली। ठीक है, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। अब अगर कॉजेज की बात करें पूरी इकोनॉमी की, जैसे मैंने कहा एक बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया तो उसका शेयर चला गया, कैपिटलिज्म की जगह सोशलिज्म आ गया, नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाई गई तो यहां से कैपिटलिस्ट लोग भागे। ठीक है, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट गो कि उसको तहफुज दिया गया, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जाहिर बात है जहां पे नेशनलिज्म की पॉलिसी है, बिजनेस का एनवायरमेंट नहीं, तो वहां पे कभी भी जो है वो बाहर से पैसा नहीं आएगा और उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये नुकसान हुआ। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का भी हमें नुकसान हुआ गो के उस टाइम पे। ठीक है, कि जैसे हम जानते हैं कि जो आज हालात बने हुए उस टाइम पे भी ऐसे ही हालात थे। तो हमने जो रशिया की तरफ भुट्टो साहब का झुकाव था तो अमेरिका उस वजह से नाराज भी था, हमारा एटॉमिक प्रोग्राम जो था उसकी वजह से नाराज था, तो हमारे लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस इस एरा के दौरान रहे हैं। तो 70s में हमारी जो इकोनॉमी थी वो वीक रही, यानी 60s में अच्छी रही और 70s में फिर से दोबारा से कमजोर हो गई। बात करते हैं जी 1980s की। तो 80s की अगर बात करें और इकोनॉमी की बात करें तो 1980s में सबसे पहले जो है हमारे पास ज़िया-उल-हक साहब का एरा है, और उसके बाद जो है 2 साल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के आते हैं हमारे पास एंड पे। तो इसमें जो है वो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी रही और दोबारा से हम 6.5% हमारी जीडीपी गई, यानी फिर से मार्शल लॉ की गवर्नमेंट है। ठीक है, और मार्शल लॉ की गवर्नमेंट में फिर से जो हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही है। अयूब खान साहब के ज़माने में अगर 6.8% ऊपर गई तो अब दोबारा से यहाँ पे 6.5 पे चलेगी, तो ये बहुत अच्छी थी। ठीक है, दोबारा से जो है फिर से मार्शल लॉ ने जो है वो साबित किया कि भाई वो जो है बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, गो कि वो इकोनॉमिक बबल ही है लेकिन वो अच्छा जा रहा था। अगर कॉजेज की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ का मतलब यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि वहां पे पार्टीज के ऊपर बैन था, वैसे ही तो पार्टीज के ऊपर बैन था, पार्टी इलेक्शंस के ऊपर बैन था, तो अल्टीमेटली फिर वहां पे ऐसे हालात थे कि आप मुल्क को यानी कि आगे लेके जाया जा सकता था। ठीक है, और हमेशा से जो इकोनॉमिक बबल जो हम कहते हैं कि भाई मार्शल लॉ की गवर्नमेंट जो आती है तो वो हमेशा से मुल्क को बेहतर करती है, लेकिन वो एक आर्जी है, वो बहुत ही आर्जी है कि वो जब भी फिर छोड़ के जाती है तो फिर से मुल्क वहीं पे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं आज इकोनॉमी की, तो आज इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है वो क्या है, वो है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये जो वर्ड सस्टेनेबिलिटी है ये बहुत डीप वर्ड है, यहां पे मैं इसको ज्यादा डिबेट में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन हकीकत यही है कि 1980s के बाद जो है एक फोकस किया गया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, पायदारी के ऊपर, कि भाई लॉन्ग टर्म जो है वो आप ग्रोथ करें। ऐसा नहीं कि आपने ग्रोथ की और फिर नीचे, ग्रोथ की फिर नीचे, ऐसा हरगिज नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि सस्टेनेबल पॉलिसीज हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहें। लेकिन जितने भी मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स आई उनमें सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और सस्टेनेबिलिटी ही जो है नहीं थी, जिस वजह से जो है उस टाइम पे तो ग्रोथ होती लेकिन वो छोड़ के जाते, मुल्क वापस आ जाता। तो सस्टेनेबिलिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम में थी क्योंकि मुल्क डेमोक्रेटिक था। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो इकोनॉमिक बबल जो है वो आता और फिर खत्म हो जाता। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा ग्रोथ की रीजन जो बनी वो बनी फॉरेन एड। फॉरेन एड बहुत इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया, क्योंकि हमने जो अफगान सोवियत वॉर थी उसमें हम अमेरिका के जो है वो इत्तेहादी बने और अमेरिका के साथ मिलकर हमने अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर लड़ी, तो उसके नतीजे के तौर पर हमें माना जाता है कि बोरियां भर भर के डॉलर्स दिए गए, बहुत बड़ी जो है हमें इमदाद दी गई। तो वो जो इमदाद दी गई अल्टीमेटली वो इमदाद हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उससे बहुत अच्छा हुआ, तो नतीजे के तौर पे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा हुआ वो रेमिटेंसेस हुए। अब इसको आपने जरा समझना है कि रेमिटेंसेस जो है फर्स्ट टाइम हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो स्टार्ट हुए वो हुए भुट्टो साहब के जमाना, ज़िया-उल-हक साहब के जमाना में। इसलिए हुए कि ज़िया-उल-हक साहब जो है वो इस्लामी इनकलाब लेके आ रहे थे, यानी कि अब उस टाइम पे जिहाद का स्लोगन था, तो जिहाद के स्लोगन की वजह से जो ज़िया-उल-हक साहब थे, जो इनका झुकाव था वो इस्लामिक कंट्रीज की तरफ ज्यादा था।
इस्लामी ममालिक की तरफ ज़्यादा होने की वजह से, खास करके सऊदी अरब के साथ जो हमारा अलाय बना था, क्योंकि सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ उसकी गेम में शामिल था, तो सऊदी अरब के साथ या यूएई के साथ या मिडिल ईस्ट में हमारे जो वर्क एग्रीमेंट्स हुए, उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे जो 1970s में लोग बहुत ज़्यादा गरीब हुए, ठीक है, और गुर्बत काफ़ी ज़्यादा आई, तो अब वो लोग जो है जब उनको वीज़ा पॉलिसी वहाँ पे मिली, मिडिल ईस्ट में जब उन्हें हमारे वर्कर्स को वेलकम किया, तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं वो मिडिल ईस्ट में गए। तो जब वहाँ पे गए तो उसके बाद उन्होंने पैसे वापस भेजे दूसरी करेंसीज के अंदर जो हाई थी, तो इसका मतलब रिमिटेंसेज आए, तो वो रिमिटेंसेज जो थे पहली दफ़ा उन्होंने मुल्क में जो है वो बाहर से इनकम का एक दूसरा सोर्स भी निकाला जो कि एड से हट के था, जिसने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जिसने मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आज भी हम इसी बात पे कहते हैं कि भाई हमारे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो 31 बिलियन, हम ये कहते हैं कि वो हमें रिमिटेंसेज भेजते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वही जो 31 बिलियन भेज रहे हैं उससे हमारी इकोनॉमी आज कहीं ना कहीं थोड़ा सस्टेन कर रही है, अदरवाइज ये भी ना होती। तो ये जो एग्रीमेंट्स थे उस टाइम पे वर्क परमिट के एग्रीमेंट्स, ये फर्स्ट टाइम ज़िया उल हक साहब के ज़माना में हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ या खास करके सऊदी अरब के साथ और दुबई के साथ, ठीक है। तो अब उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, तो ये मेन कॉजेस थे, ये वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पे 1980s में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी गई, ठीक है। लेकिन 1988 के बाद फिर से अगले 2 साल जो हमारे हैं वो बहुत मुश्किल थे, यहां तक कि 1988 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2 साल के अरसा में 24 तकरीबन जो है वो बाहर के टूर किए, और सिर्फ इसलिए बाहर के टूर किए कि वो पैसे मांग सकें, मुल्क की इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा कर सकें। कि वही हुआ कि जो ट्रांजिशनल पीरियड था उस ट्रांजिशनल पीरियड में इकोनॉमी फिर से दोबारा से प्रेशर में गई और नतीजे के तौर पर हम फिर से दोबारा से नीचे आए। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा का सारा फोकस यही था कि किसी तरह मुल्क को दोबारा से खड़ा कर सके, तो वो बाहर के ही चक्कर लगाती रही और मुल्क के अंदर उन्होंने कम ही टाइम गुजारा, लेकिन फिर भी वो जो है मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकी। तो एक्चुअली में 1990s की अगर हम बात करते हैं तो 1990s से हमारा बहुत नुकसान हुआ। ये जो 1988 से एक एरा स्टार्ट हुआ और 2000 या 1999 तक गया, ये एरा हमारा जो है एक बहुत ही बुरा एरा था पाकिस्तान के अंदर। डेमोक्रेटिकली भी आप देखें 4 गवर्नमेंट्स हुई, यानी कि 2 बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, 2 बार PMLN की गवर्नमेंट आई, और दोनों बार करप्शन के चार्जेस के ऊपर जो है वो इनको घर भेजना पड़ा, चाहे अब वो थे या नहीं थे, लेकिन मुल्क के जो है वो हालात बहुत ज्यादा खराब हुए। इसका मतलब जो ट्रांजिशनल पीरियड था वो तो जा ही नहीं सका। कि देखिए अब अगर 1988 के अंदर एक गवर्नमेंट बन रही है पीपल्स पार्टी की और वो 2 साल आके खुद को जो है वो यहाँ पे सेटल कर रही है, जैसे ही वो खुद को सेटल करती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और नई गवर्नमेंट आती है, जब नई आती है तो उसको 2 साल बाद फिर रिमूव कर दिया जाता है, फिर दोबारा से नई आ जाती है। तो इसका मतलब ट्रांजिशनल पीरियड ही जो है 1988 से 1999 का चलता रहा और यहाँ पे डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हमारे मुल्क की भी बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो हमारा जो GDP ग्रोथ थी वो 4.6% रही 1990s के अंदर, और ये भी बहुत ही तकरीबन बुरी रही। फिर भी ये भी इसलिए हमने अचीव की कि उसके अंदर कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज, खास करके इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, IMF की कहने के ऊपर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक लिबरलिज्म के ऊपर जो है, जो आज हम जानते हैं कि पूरा का पूरा IR का सिस्टम ही जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के ऊपर खड़ा है कि भाई गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो फैसिलिटेट करे बिजनेस को, बस, और गवर्नमेंट का काम कोई है ही नहीं। तो वो स्टेट के जो इन्फ्लुएंस था इकोनॉमी के ऊपर से उसको कम किया गया, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी से अपनाई गई, तो थोड़ा सा हमें जो है वो यहाँ पे भी ये ग्रोथ देखने को मिली, अदरवाइज ये भी बहुत मुश्किल थी। और बैड गवर्नेंस, इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती उस एरा के दौरान बैड गवर्नेंस या करप्शन की, क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से आपने देखा कि कितना ज्यादा जो है वो करप्शन उस टाइम पे हुई। अच्छा, अब अगर कॉजेस की बात करते हैं 1990s में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्यों नीचे गई, तो उसमें सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस थी और इंतहाई बैड गवर्नेंस थी, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट्स को रुकने नहीं दिया गया। तो जब गवर्नमेंट्स को खुद ये पता कि वो इतना पैसा लगा के आ रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, उन्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फिर पैसे को वहां से निकालने की कोशिश करनी है। दूसरा जो रीज़न था वो था जी करप्शन का, कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी और करप्शन के ही चार्जेस के ऊपर दोनों दफ़ा जो है या 4 दफ़ा जो गवर्नमेंट गई 1990s के अंदर, वो करप्शन के चार्जेस के ऊपर गई कि भाई इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। अगर वो सारे सच ना भी हों तो वो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 50% तो करप्शन वहाँ पे इतनी मौजूद थी कि हर प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन हो रही थी और कोशिशें की जा रही थी, प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसके अंदर कोशिशें की जा रही थी दोनों गवर्नमेंट्स की कि वो ज़्यादा किकबैक्स ले सके। इसी वजह से हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान था वो भी प्रॉपरली जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि जो PPP थी, अगर वो किसी चीज को प्राइवेटाइजेशन करती तो उसकी गवर्नमेंट चली जाती और पीछे PMLN जो है वो अपनी बिडिंग लेती और कोशिश करती कि उसको इसके ऊपर जो है किकबैक मिले, ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी चीजें थी वो सारी स्टेट की थी, उनका तो अपना पैसा था नहीं, तो इस वजह से जो है फिर वो बीच में मिडिल मैन डाल के उनको खरीदा गया और ये सब कुछ। तो मैं ओपन बात कर रहा हूं, आप प्लीज मुझ पर तनकीद ना करिएगा,
अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और लेस फॉरेन एड हमें इस टाइम पे रिसीव हुई, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना। और ये रीज़न क्यों बना? क्योंकि देखिए जब श्वेत वॉर थी तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिला, लेकिन श्वेत वॉर जब 1990s के अंदर ख़त्म हो गई, ठीक है, तो जब 1919 में ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जब अमेरिका यहाँ से वापस चला गया तो अब अमेरिका का हमारे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब इंटरेस्ट नहीं बचा तो अमेरिका हमें एड किस लिए देता? तो अल्टीमेटली जब हमें फॉरेन एड नहीं मिली तो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बने, ठीक है। इसके अलावा स्लो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन था और लिबरलिज्म की जो इकोनॉमी थी उसको भी हमने उस तरह से फॉलो नहीं किया, और यही टाइम था जिस टाइम पे इंडिया के अंदर भी जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस टाइम के दौरान 1990s तक देखते हैं तो हम जो है वो इंडिया से आगे जा रहे थे इकोनॉमी के लिहाज से, बावजूद इसके कि हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी हम इंडिया से बहुत आगे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे 1990s में जो है कहानी यहाँ से चेंज हुई कि जब हमारे पास यहाँ पे बैड गवर्नेंस आई तो वहां पे इंडिया ने जो है उस चीज का फायदा उठाया, और वहां पे जो है जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी जो पाकिस्तान में आनी चाहिए थी वो वहां पे ज्यादा आई, ठीक है। क्योंकि हमेशा से जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, याद रखिएगा, वो पाकिस्तान और इंडिया में से किसी को चूज करते हैं, या खासकर अब बांग्लादेश भी जो है उसमें है, तो फिर वो देखते हैं कहां पे जो है वो उन्हें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो वहां पे वो पैसा लगाते हैं कि जहां पे उन्हें चीप लेबर मिल सके। तो यहां पे तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, या रेड टेपिज्म हम जिसे कहते हैं, तो फिर जब इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगे तो फिर कैसे जो है वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो कसर बची हुई थी तो वो हमारी जो 1998 के अंदर जो हमने एटमी धमाके किए, उन एटमी धमाकों के नतीजे के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई, ठीक है, उसमें भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी इफेक्ट हुई। जो हमारे जो ताल्लुकात है वो दुनिया से मुनक़ता हुए, हमें आइसोलेशन में डाला गया, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे 1998 के बाद जो है वो पैदा हुए। तो 1990s हमारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहा इकोनॉमी के हवाले से, किसी भी हवाले से। अगर हम बात करते हैं 2000 की और इकोनॉमी की, तो जैसे हमने देखा कि 1999 के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा, फिर से दोबारा से जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है, और मार्शल लॉ लगा के नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से मार्शल लॉ का एक एरा स्टार्ट हुआ, और फिर से पाकिस्तान जो है वो, हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक बबल जो है फिर से हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनरल मुशर्रफ साहब का स्टार्ट का एरा, और उसके बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब 2007 के बाद आए, ठीक है, तो उनका जो है वो एरा रहा। तो सबसे पहले तो जो आगाज था वो बहुत बुरा हुआ इस एरा का। क्यों? कि हम जो है वो एक तो एटमी धमाके किए हुए थे, उन एटमी धमाकों की वजह से, और दूसरा जो पिछले 10 साल गुजरे थे, उन 10 साल की जो बैड गवर्नेंस थी या बैड पॉलिसीज थी, वो बैड पॉलिसीज जो है वो हमें अब लेके जा रही थी आगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने इसमें कम बैक किया, और कम बैक करने का जो सबसे बड़ा रीजन था, एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, लेकिन उससे भी ज्यादा, इकोनॉमिक रिफॉर्म से ज्यादा जो हमें फॉरेन एड दोबारा से मिलना स्टार्ट हुई 9/11 के बाद, तो हमने यहाँ पे जो है फिर से कम बैक किया, और फिर से हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई। तो इस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ थी जीडीपी की, वो ऑलमोस्ट जो है 6.6% थी, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी। यानी ये वो टाइम था, इस टाइम पे कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे जो है वो एशियन टाइगर है, कि पाकिस्तान बहुत तेजी से एशिया के अंदर जो 52 कंट्रीज थे, इनमें बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करने वाले 2-3 ममालिक में शामिल था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर से हमने देखा हालात कैसे बने। तो ये जो 9/11 था, जिस टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, और फिर से मुशर्रफ साहब को कॉल की गई कि भाई आप हमारा साथ दें, तो हमने जो है वो नॉन नेटो एलाय बने, ठीक है। तो हमने नेटो को सपोर्ट किया, उसके नतीजे के तौर पे हमें फिर से डॉलर्स मिलना शुरू हो गए। गो कि हम आज भी उसको भुगत रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें इसका फायदा हुआ, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो ऊपर गई। फिर जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो रिफॉर्म्स भी ट्रू रिफॉर्म्स थी, ऐसी रिफॉर्म्स नहीं थी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसके ऊपर काम नहीं किया गया। खास करके माना जाता है जो शौकत अजीज साहब थे, ये मुशर्रफ साहब के साथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बहुत काबिल थे, ये एक बैंकर थे, ठीक है जी, और आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का हिस्सा रह चुके थे। तो इस वजह से इन्होंने जो रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी लेके आए, तो उसने मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा दिया। एक कॉम्पिटेटिव मार्केट बिल्ड हुई, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को खास करके जो सामने लेके आए कि भाई अब गवर्नमेंट ने एक काम जो सबसे अहम किया वो ये किया कि भाई हम ज्यादा ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे बिजनेस को और मार्केट्स को, और लोग जो है वो बिजनेस कर सके यहाँ पे। इसी दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारे पास वो भी काफी ज्यादा आए, तो जिस वजह से हमारा यहाँ पे ये जो एरा था 2000 का, खास करके 2008 तक का, ये काफी अच्छा गुजरा, और हम इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आगे जा रहे थे। लेकिन बात फिर वहीं पे है कि ये मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी किसी न किसी तौर पे, चाहे वहां पे असेंबलीज भी मौजूद थी, काफ लीग भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो मुशर्रफ साहब के अंडर ही थी।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी इकोनॉमी की 2010 और इकोनॉमी की बात करते हैं तो 2010 में, अब जैसे मैंने कहा कि 2008 तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद फिर से एक ट्रांजिशनल पीरियड आया और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो हमारे बन गए सदर साहब। तो जब आसिफ जरदारी साहब सदर बने तो आपको पता है कि फिर उसके बाद फिर हमारे हालात क्या बने, क्योंकि फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि फिर से वो ट्रांजिशनल पीरियड आया और करप्शन बहुत ज्यादा हो गई, यहां तक कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो तकरीबन 34% पे चली गई। हमारी जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज्यादा हो गया। यानी हर जगह आप अगर इस टाइम के फैक्ट एंड फिगर्स को उठाएंगे इकोनॉमिकली, आप देखेंगे कि ये जो 2 साल हैं या 3 साल है, खास करके 2013 तक आप अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत ज्यादा जो है वो हालात खराब थे पाकिस्तान के इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा। अब 2010 में हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब 2013 तक रही, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए 2013 से 18 तक, और फिर 18 से लेके इस टाइम पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो अब चली गई और दोबारा से जो है वो रिवर्स हो गई सारी चीजें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजिशनल पीरियड में आसिफ अली जरदारी साहब के 2013 तक इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी। ठीक है, और इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था 2008 में, जो आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर एक जो हालात बने तो वो भी इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने एडअप किया। उसके बाद 2015 और 2022 की बात करें तो हमारी इकोनॉमी फिर से बहुत अच्छी गई, काफी ज्यादा गई। यानी कि नवाज शरीफ साहब के जो आखिरी 3 साल थे उसमें भी हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ अगर हम बात करें तकरीबन 6% पे रही। फिर जो आए दोबारा से पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो फिर से 2 साल ट्रांजिशन के आए, जो कि हमें काफी ज्यादा क्राइसिस में गुजारने पड़े, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। और फिर से अब हमने देखा कि अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी जा रही थी। इस टाइम पे 2022 के अंदर भी हम अगर बात करते हैं कि अभी हम लेटेस्ट अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि 6% पे हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया और लास्ट टाइम 5.5 या 5.6% पे किया। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो फिर से दोबारा से बिल्डअप हुई, फिर से गवर्नमेंट चली गई और एक ट्रांजिशनल पीरियड आ गया। और अब इस ट्रांजिशनल पीरियड में आप देख लें कि 2-2.5 माह के अंदर जो है वो जो हालात बने हैं वो इंतहाई बुरे और इंतहाई मुश्किल हालात बने हैं कि हम दोबारा से जो है वो उसी मोड़ पे चले गए। फिर से अगर हम यहां पहुंचे हुए तो हम दोबारा से फिर नीचे आना स्टार्ट हो गए। अब जब नई गवर्नमेंट बनेगी या यही गवर्नमेंट आगे सस्टेन करती है इसको, तो फिर से इसको दोबारा से 1.5 साल 2 साल लगा के इकोनॉमी को यहां लेके जाना पड़ेगा। फिर नई गवर्नमेंट आएगी, फिर वही कहानी रिपीट होगी। तो ये वही हिस्ट्री है जिससे हम नहीं सीख रहे, और ये हिस्ट्री जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है। वो लोग जिनको सीखना चाहिए था वो नहीं सीख पा रहे, अनफॉर्चुनेटली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर बात करते हैं कि कॉजेज क्या हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, तो अब देखिए अब जो हालात आपके सामने बने हैं तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो मेजर वजूहात हैं हमारी इकोनॉमी की नीचे जाने की वो क्या हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर हम देखिए तो हमारी इकोनॉमी हमेशा मार्शल लॉ के टाइम पे ऊपर जाती है, जो कि कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि वो मार्शल लॉ का जो स्ट्रक्चर है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है आप उसे कह लें, तो वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी बिल्ड कर सकें, ठीक है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो आगे जा सकता है। यानी हम अपोजिशन को रिमूव कर दें, अपोजिशन को ये कहें कि भाई जो एक्चुअल में जहां पे पोजीशन की जरूरत है वहां पे तो करें, अदरवाइज वैसे लेग पुलिंग या लॉन्ग मार्चेस करना उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो मार्शल लॉ में नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाएं और ऐसा कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो हमारे पास कि जहां पे पावर्स हो, जैसे कि मार्शल लॉ के सदर के पास पावर्स होती हैं हमेशा से। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं, अदरवाइज जो है वो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारा हमेशा से चैलेंज रहा। पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उससे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा। पॉलिटिकल इकोनॉमी है और पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो आप देखिए कि हमेशा जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिक्स के गिर्द घूमती है। कैसे? अब मैशत की पॉलिसीज आप देखिए कौन बनाता है, मैशत की पॉलिसीज बनाती है लीडरशिप। अब लीडरशिप कौन सी बनाती है? यानी कि हुकूमत बनाती है ना। तो हुकूमत के अंदर जो बरसर इक्तदार हमारा जो तबका है वो कभी भी इतना पावरफुल होके ही नहीं आया कि वो यहाँ पे पॉलिसीज बना सके। वो हमेशा पॉलिसीज अपोजिशन के डर से बनाता है और आर्जी टेम्परेरी पॉलिसीज बनाता है, जिस वजह से वो सारे का सारा जो है वो इकोनॉमी को पॉलिटिकल कर देता है कि भाई पॉलिटिकल वहां पे अगर पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर भी बढ़ानी भी हैं तो वो नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि पॉलिटिकली उनको पता है कि उनकी जो वोट बैंक है वो कम होगी इसके ऊपर। इसका मतलब ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ठीक है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। पॉलिटिकल कल्चर में आप देखेंगे जब प्रेशर पड़ेगा, खासकर जो मीडिया का रोल होगा, वहां पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो सख्त डिसीजंस लिए जाएंगे, उनको वापस कर दिया जाएगा। तो वो चीजें जो कि एक्चुअली में इकोनॉमी को चाहिए वो हम इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बीच में जो है वो हमारे बीच में हुकूमत का जो यहां पे आ जाता है एक मामला, तो यहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली लिंक करती है कि फिर हम टेम्परेरी डिसीजंस लेके इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं या लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक के लिए।
दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा करप्शन है, और करप्शन है रूलिंग एलीट की करप्शन। और इसी के ऊपर आज सबसे बड़ा झगड़ा है कि 1947 से जो हमारे ऊपर रूलिंग एलीट है, जैसे वो माना जाता है कि कायद आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, तो एक्चुअली में जो है वो पाकिस्तान में जितनी भी रूलिंग एलीट आप देख ले, उसमें आपको एक दो लोगों के अलावा जितने लोग हैं वो सारे के सारे करप्ट लोग नजर आएंगे। तो जब करप्ट लोग बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली अब जो प्रोजेक्ट रिलीज होना है या जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जो उनके अंदर मॉरल विल होनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने की, तो वो नहीं, अपनी करप्शन की वजह से। और दूसरा वो जो पैसे प्रोजेक्ट्स के लिए निकलते हैं उसमें जब करप्शन होगी, या बाहर से जो फॉरेन एड आती है उसमें करप्शन होगी, तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट्स जिनके लिए आए हैं वो प्रोजेक्ट्स फेल होंगे। तो जब प्रोजेक्ट्स फेल होंगे तो क्या होगा, उसका सारे का सारा असर इकोनॉमी के ऊपर ही आएगा। तो ये करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और करप्शन में रूल ऑफ लॉ जो है ना, आप ये देखते हैं कि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार अमीर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून। तो जब कानून ही डिफरेंट है तो फिर यहां पे जब इंसाफ ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक क्राइसिस तो बनेंगे, क्योंकि हर चीज ने, इंसाफ ने हर चीज को झगड़ा हुआ है। ये एक सीक्रेट है, लेकिन हकीकत यही है कि इंसाफ ने हर चीज को झगड़ा हुआ है। क्योंकि जब अमीर जो है वो अपने लिए अलग चीजें बनाएगा, गरीब अलग बनाएगा, तो ये रिफ्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अमीर हमेशा अपने मफाद की बात करेगा, पैसा बनाने की बात करेगा, उससे गरीब को क्या फायदा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो करप्शन है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमेशा से जो पॉलिटिशियंस हैं वो पावर पॉलिटिक्स करते आए हैं, और पावर पॉलिटिक्स की वजह से वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेते हैं। अच्छा, लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज तक हमें कोई विजनरी लीडर ही नहीं मिला, और अगर कोई मिला भी तो अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं कर सका इस स्टेटस को के अंदर, इस एलीट के अंदर, कि जो एलीट कभी भी नहीं चाहती कि वो जो है वो किसी चीज के नीचे आए या वो उसको भी आंसरेबल होना पड़े। ठीक है, और 35 इयर्स हमारे मुल्क में मार्शल लॉ रहा। इसका मतलब अगर हमने 35 साल तरक्की भी की तो मार्शल लॉ की वजह से की, जो कि आर्जी थी। तो 35 साल हम एक आर्जी तरक्की के ऊपर खड़े रहे। अगर यही 35 साल यहां पे डेमोक्रेसी रहती, चाहे बुरी रहती, लेकिन आज मुल्क के हालात जो है वो मुख्तलिफ होते। इसके अलावा हमने मार्शल लॉ की अगर रही, फौज हमारी जो है वो काफ़ी पावरफुल रही है, पॉलिटिक्स के अंदर उसका रोल रहा है, तो जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी हमने अपनाई है अपने डिफेंस को लेके, इंडिया को लेके। चाहे इंडिया को शायद हमने कम लेके, हमने सिर्फ इंडिया का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन हमने जो जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई अपने लोकेशन की वजह से। ठीक है, यानी कि एक साइड पर इंडिया है, दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया था, और वहाँ पर भी हमारे हालात ठीक नहीं थे। तो इसलिए हमारे जो अमेरिका के साथ जितने भी ताल्लुकात थे वो सारे फौज की सतह पे थे। फौज को तो फायदा होता रहा, फौज ने अपने आप को बिल्ड किया और बहुत जबरदस्त बिल्ड किया कि आज हम ये कहते हैं कि दुनिया की छठी बड़ी फौज है। लेकिन हमारे मुल्क की अगर इंडेक्स की बात करें तो शायद वो टॉप 100 में भी ना आए, कि वो ऐसे हालात हैं हमारे। तो हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी, जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच का मतलब ये है कि हमारी जितनी पॉलिसीज थी वो सारी अपने डिफेंस को लेकर रही, ना कि अपनी इकोनॉमी को लेकर रही। फॉरेन एड की अगर हम बात करते हैं तो उस पर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार हमारा रहा, हम हमेशा से मांगते रहे और हमेशा से वो मांग के उसमें भी करप्शन करते रहे, वो भी हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हुए और उसमें भी हमें जो है वो नुकसान ही हुआ। करप्शन जैसे मैंने कहा कि लैक ऑफ फंड्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें हम उसमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, हमारे पास एजुकेशन या स्किल्ड लेबर जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा मसला है, इवन आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि भाई यहाँ पे जितने भी जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, वो हमेशा अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर भागते हैं, मुल्क को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुल्क को क्यों छोड़ते हैं कि जब मुल्क के हालात ऐसे हैं ऑब्वियसली तो वो अपने फायदा देखते हैं। तो जब अक्लमंद लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा, और पीछे जो बचेगा वो स्टेटस को ही होगा और उन्होंने ही फिर रूल करना है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे, हर गरीब मुल्क में ब्रेन ड्रेन का बहुत प्रॉब्लम है। स्टेटस को तो है ही है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है प्रॉब्लम है। आप देखें जुडिशरी हर मामले में आ जाती है, हर मामले में आप जुडिशरी को लेके आ जाते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी मर्जी का सब कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो हमारा कैपिटलिज्म का ही सिस्टम जो है वो स्टेटस को बरकरार रखे हुए। एक्चुअली में हमें जो है वो एक वेलफेयर स्टेट होना था, ठीक है, हमें एक फलाही रियासत होना था। ठीक है जी, फलाही रियासत क्यों होना था? क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो इस्लामिक सिस्टम में कैपिटलिज्म की इजाजत तो है, लेकिन कैपिटलिज्म के साथ सोशल सिस्टम की भी इजाजत है, यानी सोशलिज्म के साथ मिक्स किया हुआ सोशल कैपिटलिज्म। जैसे चाइना के अंदर हम ये मॉडल देखते हैं, तो वो मॉडल शायद इस्लाम जो है हमें देना चाहता है। वो ये मॉडल नहीं हरगिज कि जहां पे जो है वो आप अमीर को बिल्कुल खुली छूट दे दें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो, बड़े बड़े मुल्कों को फायदा हो, अपने मुल्क की तबाही हो रही हो। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और यही कैपिटलिस्ट पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और जब यही पॉलिसीज बनाते हैं तो पॉलिसीज अपने हक में बनाते हैं, अपने से कभी भी टैक्स नहीं लेंगे और हमेशा टैक्स गरीब पे डालेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस को बचाएंगे, गरीब के ऊपर डालेंगे। अब ये चीजें बाहर के मुल्कों में चलती हैं, वहीं से हम फॉलो करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वहां पे कहीं ना कहीं फलाही रियासत भी मौजूद है, ऊपर से लोग भी जो है वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतनी हुई भी है, उनका ह्यूमन इंडेक्स इतना है कि वो खुद को खुद जो है वो संभाल सकते हैं, लेकिन यहां पे गरीब लोग जो है वो इस चीज को संभाल नहीं सकते, और यही सबसे बड़ा गैप बनता है अमीर और गरीब के बीच में। वॉर एंड टेरर हमारा बहुत बड़ा इशू रहा, और पिछले तकरीबन हम ये मानते हैं कि 40 साल से अगर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हालात खराब हैं, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर भी हालात जो है वो खराब हैं, क्योंकि वहां से हमारा सारा असर है, और अगर नहीं भी तो तब भी हम उसका असर खुद ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हम हिस्सा बने, सोवियत वॉर का हिस्सा बने, इसी तरह से हमने मुशर्रफ साहब ने अगर 9/11 के बाद जो है वो नेटो का हिस्सा बने, तो अल्टीमेटली हमने खुद इन्वाइट किया चीज़ों को अपने टेम्परेरी फायदे के लिए, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो अपना टेम्परेरी फायदा है ना, इसका मतलब ये है कि हमें देखिए IMF के पास जाने की अगर जरूरत नहीं भी होती, तो हम अपने टेम्परेरी फायदे के लिए कि IMF शायद उस मिनिस्टर को या उस मिनिस्ट्री को कुछ ना कुछ दे दे, ठीक है, तो उसकी वजह से हम वहां पे चले जाते हैं। ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। देखिए अब चैलेंजेस अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या है हमारी इकोनॉमी के, अब इकोनॉमी के चैलेंजेस इस टाइम पे जो हमारे सामने खुल के आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हम ये कहते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे बहुत नीचे आ गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम ये कह रहे हैं कि भाई इस टाइम पे $10 बिलियन से नीचे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। $10 बिलियन का मतलब ये है कि आप अगर अंदाजा कर लें कि हम इन $10 बिलियन को इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 1 महीना हमें लगेगा कि हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, हम अगर इसको मैनेज नहीं करते तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि $10 बिलियन बहुत कम है इस टाइम पे। आजकल आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है बांग्लादेश के हवाले से कि जो बांग्लादेश है उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट $46 बिलियन के करीब हैं, और उनकी इकोनॉमी कहां पे पहुंच गई, ठीक है। इसी तरह से आप इंडिया की बात करें, बाकियों वाले की बात करें, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं, यानी हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो बिल्कुल इस टाइम पे मौजूद नहीं है जिससे हम बाहर की जो ट्रेड है वो कर सकें और अपनी जरूरत की चीजें, और खास करके ऑयल जो है हम वो बाहर से जो परचेज करते हैं उसके लिए भी हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो रुपए में तो लेते नहीं है, तो डॉलर्स में लेंगे, तो अल्टीमेटली डॉलर्स हमारे पास कहीं से आएंगे तो वो लेंगे, तो डॉलर्स ही नहीं हमारे पास आ रहे, ठीक है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट हम ये कहते हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पे देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट सिंपली क्या कहा जाता है कि जब आपकी जो इंपोर्ट्स हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं इनका जो बैलेंस है अगर वो बना रहे तो प्रॉब्लम नहीं, मुल्क बहुत अच्छा है, इवन मुल्क में नुकसान नहीं है, लेकिन अगर अच्छा भी नहीं, लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा कि यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम ये कहते हैं कि भाई इंपोर्ट्स हमारी ज्यादा हैं, ठीक है, हाई हैं, और एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम सरप्लस में चले जाएंगे, फिर हम करंट अकाउंट सरप्लस में जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास डॉलर्स भी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि जब हम चीजें बाहर भेज रहे हैं तो बाहर से तो पैसे हम डॉलर्स में ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास डॉलर्स भी आएंगे, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी रहेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं ये बराबर होनी चाहिए किसी भी मुल्क के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी ये है कि जो इंपोर्ट्स हैं ये ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए, जो एक्सपोर्ट्स हैं ये जो हैं ये ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर जो है जाके हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आप देखिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इवन जो एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हम ये कह रहे हैं कि हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, दालें बाहर से मंगवा रहे हैं हम, ठीक है जी, और हमारा सबसे बड़ा पैसा जो है वो ऑयल के ऊपर जाता है, क्रूड ऑयल जो हम मंगवाते हैं बाकी से मंगवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा सबसे बड़ा पैसा तो यहीं पर डॉलर हमारे चले जाते हैं, और हमारे पास एक्सपोर्ट्स के लिए अभी जो हालात बन रहे हैं आप देखें वो क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज अगर बंद हो रही हैं या इंडस्ट्रीज की जो कॉस्ट है, जो एनर्जी कॉस्ट है, वो एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो रही है, कीमत यानी कि जब ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एक चीज ने पहले 50 रुपए में बनना था, अब वो चीज अगर 70 रुपए में बनेगी तो वो बाहर क्यों सेल होगी, कि उसके मुकाबले में वहीं पे अगर 50 रुपए या 45 रुपए की चीज उन्हें किसी और मुल्क से मिलेगी तो वहां से वो परचेज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब चीज महंगी होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, तो उससे भी हमें नुकसान होगा, और ये चीज हमें हो रही है। और हमारा एनर्जी जो क्राइसिस है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर चीज एनर्जी के ऊपर अगर जा रही है तो एनर्जी ही नहीं तो हम कैसे जो है वो मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारा इस टाइम पे चैलेंज बना हुआ है, जो पहले काफी अच्छी थी लेकिन अब दोबारा से जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए सीपैक के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास, उनके थ्रू जो हम बना रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो मैं सीपैक के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे इसमें जो 90% जो पैसा आ रहा था वो सारे का सारा एफडीआई था,
वो सारे का सारा पैसा बाहर से आना था और बाहर से आ रहा था कि हम इन्वेस्टर्स को कह रहे थे यार आप इन्वेस्ट करें, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, आप भी सीपैक के साथ लिंक करेंगे, हम यहां पे सारी आपको फैसिलिटीज देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, दोबारा से हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नीचे जाएगी, ठीक है, और जा रही है। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली फिर से हम जो है वो मजीद नीचे जाएंगे और मजीद फिर से हमारा जो इकोनॉमी है वो प्रेशर के अंदर आएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है, सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ना हम हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ना एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ना हम जो है वो लोकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जब पैदा होंगे तो इन सब का असर जो है वो किसके ऊपर होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर होगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप फिर टेम्पररी डिसीजंस लेगी, वो कभी भी परमानेंट डिसीजंस नहीं ले सकती। टैक्सेशन आप देख लें कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो आधे से ज्यादा मुल्क टैक्स ही नहीं देता, ठीक है। तो टैक्सेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुल्क की जो आमदनी है, जब वो आमदनी ही कम है, ठीक है, और अखराजात ज्यादा हैं, तो आप फिर अंदाजा करें। अब हम अगर बात करते हैं बजट डेफिसिट की, तो हमारा बजट डेफिसिट क्यों है, सिर्फ इसलिए है, हमारा अरबों रुपए का बजट डेफिसिट है क्योंकि हमारी जो आमदनी है वो कम है और हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आमदनी और खर्चे अगर बराबर होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन जब आमदनी बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं तो अल्टीमेटली हमें फिर वो सारे का सारा लोन, कर्जे, टैक्सेशन और कहां से वो पैसे मांग मांग के लाने पड़ेंगे, नहीं मिलेंगे तो सारे का सारा जो है वो प्रेशर आएगा पैसे के ऊपर, रुपए के ऊपर। जब रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी अल्टीमेटली। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे हैं, और जैसे ही डॉलर महंगा होगा तो हर चीज फिर वैसे ही महंगी होती चली जाएगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी सस्टेनेबल नहीं, जैसे एक गवर्नमेंट आई उसने और पॉलिसीज अपनाई, अब जो गवर्नमेंट आई है वो अपनी पॉलिसीज अपना रही है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बैड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक चैलेंज है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ये इल्जाम सहना पड़ता है, खासकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आती है उसको कहा जाता है कि भाई आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बुरी है। पॉवर्टी और इलिटरेसी हमारे चैलेंजेस में शामिल है कि अब जैसे महंगाई आ रही है उसके नतीजे के तौर पे जो गुर्बत बढ़ेगी, इलिटरेसी तो पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कैपिटलिज्म की। अब कैपिटलिज्म और स्टेटस को हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो रूलिंग एलीट है अगर ये अपना प्रॉब्लम सीधा कर ले या अपने आप को सेट कर ले तो हमारे 90% प्रॉब्लम्स जो है वो सेट हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन तो मौजूद थी, जैसे मैंने कहा 7% के करीब या 8% करीब, तो अब हाइपर इन्फ्लेशन जा रही है कि देखिए जब चीज 3 रुपए बढ़ती है, 4 रुपए बढ़ती है, 5 रुपए बढ़ती है तो उस टाइम पे मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, रुपए की वैल्यू कम होती है। लेकिन जब चीज 30 रुपए बढ़े, 60 रुपए बढ़े, अब जैसे आपने देखा पेट्रोल तकरीबन 80-90 रुपए तक बढ़ चुका है, तो जब इतनी तेजी से बढ़ता है तो उस टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन आती है, और हाइपर इन्फ्लेशन में मुल्क जो है वो बर्बाद होते हैं और बहुत तेजी से वहां पे हर सेक्टर में जो है वो डिग्रेशन होती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आईएमएफ प्रोग्राम्स हमारी तबाही जो है ये है। अब देखिए आईएमएफ को अगर हम समझें तो आईएमएफ क्यों बनी, आईएमएफ एक बैंक है भाई, तो बैंक क्यों बना, वो बेशक ये कि हम गरीब ममालिक की हेल्प करते हैं, उनको क्या फायदा, ईसाई यहूदी बैठे हुए उनको फायदा कि वो गरीब ममालिक की हेल्प करें, वो हेल्प नहीं कर रहे, वो एक्चुअली में लूट रहे हैं उन्हें, ठीक है, वो उन्हें लूट रहे हैं। तो आईएमएफ क्या करता है कि आईएमएफ जानबूझ के जो है चीजें लगाता है जिससे, क्योंकि देखिए अब अगर उसने 2 अरब डॉलर्स हमें देने हैं, ठीक है, 2 बिलियन डॉलर्स वो हमें दे रहा है, तो वापस कितने लेगा, 2.5 लेगा या 3 बिलियन डॉलर्स लेगा, और अल्टीमेटली उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू भी ज्यादा हो चुकी होगी। वो हमें तो ये कहेगा कि भाई मैंने 2 दिए लेकिन आपसे कितने वापस ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे 1 बिलियन डॉलर्स के ऊपर प्लस ले रहा हूं, यानी जो सूद है वो ले रहा हूं, लेकिन वो 1 बिलियन भी उस टाइम पे 3 बिलियन के आसपास होगा, क्योंकि वो सारे का सारा जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बना देगा आईएमएफ, तो हमारा डॉलर इतना ज्यादा ऊपर हो जाएगा कि बैठे बिठाए वो अपने आप को बहुत ऊपर कर लेगा, उसके 1 बिलियन डॉलर भी हमने जो कर्ज लिया था उससे डबल हो गए। और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये जो कर्ज हमारे ऊपर आज इतना चढ़ चुका, ये कर्ज इतना कभी नहीं था, लेकिन जो डॉलर का रेट है उस डॉलर की रेट की वजह से बैठे बिठाए हमारा कर्ज डबल ट्रिपल और उससे भी आगे बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, आज अगर डॉलर का रेट नीचे आता है तो हमारा कर्ज भी नीचे आ जाएगा, लेकिन वो नीचे आने नहीं देंगे, ठीक है, वो पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट करेंगे कि जिससे डॉलर का रेट ऊपर जाए, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं भाई, वो बिजनेस करेंगे। इसके लिए देखिए वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर्स को ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल ना भी करें, हमारे हर मिनिस्टर्स, अगर एक करप्ट मिनिस्टर है तो वो क्या कहेंगे, वो उसके थ्रू लॉबिंग करेंगे कि भाई हमें आईएमएफ के पास जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आईएमएफ को खुद हमसे 50 करोड़ रुपए कमाने हैं, 50 अरब रुपए कमाने हैं, तो उसमें से 1 अरब अगर वो उस मिनिस्टर को या उस लॉबिंग के पूरे 5-7 लोगों को जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको दे देती है कि भाई आप हमारी हेल्प करो इसमें, तो क्या होगा, उनको बैठे बैठाए पैसा मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है वो आईएमएफ का काम भी हो जाएगा कि आईएमएफ तो खुश है पैसे देने के ऊपर, क्योंकि उसको पैसा पैसे के ऊपर मिलता है।
सर्कुलर डेट आज हम देखें आप किस हालात पे पहुंचा हुआ है कि जो हुकूमती या गर्दिशी जो कर्जे हैं, ठीक है, वो इस हालात में हैं कि हमें उनको देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है और हालात इतने ज़्यादा, खास करके एनर्जी सेक्टर के अंदर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा हमें नजर आ रहे हैं। 18th अमेंडमेंट हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप में भी इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट आती है वो ये क्यों कहती है कि यार 18th अमेंडमेंट ने हमारे हाथ बांधे में है, क्योंकि फेडरेशन जो है, वफाक जो है, वफाक के पास पैसा कहां से आता है? सूबों से आता है। गो कि वो ले भी रहा है, लेकिन हम कितना लेंगे कि वो वफाक भी लेगा, सूबे भी लेंगे। इसका मतलब यह है कि पॉलिसीज भी पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। आपकी गवर्नमेंट सिर्फ इस्लामाबाद तक रहती है या कुछ पॉलिसीज तक रहती है, तो मुल्क से आप जो है वो उस तरह से ना रिफॉर्म्स लागू कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, सूबे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और दूसरा, जो गरीब सूबे हैं, जब उनकी इनकम खुद की कम होगी, जैसे बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि बलूचिस्तान में रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन उनको निकाला नहीं जा रहा, यूज नहीं किया जा रहा, तो उनकी आबादी तो कम है, उनका तो टैक्स कलेक्शन कम है, तो वो अपनी कैसे डेवलपमेंट करेंगे वहां पे? तो ठीक है, गो कि हम उन्हें एनएफसी अवार्ड देते हैं, ठीक है जी, लेकिन फिर भी जो हमारी जो फेडरेशन है वो कमजोर है और ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं हमारे लिए। तो ये चैलेंजेस हैं सारे के सारे। अच्छा जी, एट द एंड बात करते हैं कि इसके असरात क्या हैं। अब देखिए, असरात तो हमें नजर आ रहे हैं, सोशल असरात। आप देखिए सोशली जो लोगों के हालात हैं इस टाइम पे, जो गुर्बत जिस तेज से बढ़ रही है, जो बाकी हालात बने हुए हैं, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस हैं, तो ये सारे के सारे सोशल हालात आप देख लें। पॉलिटिकली हमारी पार्टीज का कोई दीन ईमान नहीं, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है। एक कहती है कि भाई फौज बुरी है और दूसरी जो है ना, फिर वो कुछ टाइम गुजरता है तो फिर खुद उसी के पास जाके, फौज के पास जाके कि खुदा के लिए हमें पावर दो, और फौज भी जो है वो इसमें कि भाई ठीक है हमें जो है वो पावर मिल रही है, तो हम उन्हें एक गवर्नमेंट, कमजोर गवर्नमेंट ही चाहिए होती है क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज उसी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। गो कि मैं यहां पे फौज को बात नहीं करना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि आप देखिए जब ये रोल है हमारा एक फौज का हमारे मुल्क में, तो फिर यहां पे हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो क्यों जो है वो बार बार उन्हीं की तरफ देखते हैं और उन्हीं से जो है वो मदद मांगते हैं। तो पॉलिटिकल विल कहां पे है फिर आपकी, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस तो इस टाइम पे शदीद है, बहुत ज्यादा शदीद है, और इसी तरह चलते रहे तो मजीद बढ़ेंगे, ठीक है। पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी बहुत ज्यादा और इस टाइम पे मजीद नीचे जाएगी, ठीक है, जो हालात हैं उससे मजीद नीचे जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि हम काउंटर कैसे कर सकते हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस को, कि प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, हर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको हम कैसे कर सकते हैं? तो पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत मुश्किल फिलहाल नज़र आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्यों कि यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स है, कोई भी ये कभी नहीं मानता कि हाँ भाई अब मैं हार चुका हूँ इलेक्शंस, इसलिए जो है अब दूसरी पार्टी अगले 5 साल तक अपने मैंडेट को यूज़ करे, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल जल्दी जल्दी सॉल्व होती नज़र नहीं आ रही। फॉरेन पॉलिसी का रोल भी मौजूद है, जैसे अब हम देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में अगर हम जो है सारी की सारी प्रो वेस्ट पॉलिसीज अपनाते हैं, ठीक है, तो प्रो वेस्ट पॉलिसी से भी हमें नुकसान है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी कि मजीद हम वे फॉरवर्ड कैसे हम निकाल सकते हैं रास्ता कोई इस डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए, तो सी पैक एक गोल्डन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। अब जैसे जैसे हम प्रो वेस्ट होंगे तो अल्टीमेटली हम चाइना से दूर होंगे, जब चाइना से दूर होंगे तो ये जो सी पैक है, ये जो गेम चेंजर जिसको कहा गया, और हकीकत में जो गेम चेंजर है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अगले 50 साल में नहीं कर सकता, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है और जो हो रही है, अगर हम उसको भी स्लो डाउन कर रहे हैं या ना होने के बराबर हम उसको स्टॉप भी कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? तो ये गेम चेंजर हमारे हालात बदल सकता है, कोई शक नहीं ये बदल सकता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ये हमारे हालात बदल सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है ई कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की जाएंगी जिससे रोका जाएगा तो फिर मुश्किल होगा। मिनरल सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। हम अगर शॉर्ट टर्म में बात करें कि हम मुल्क को कैसे लेके आगे लेके जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पैसा हम जो एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज़ जो बाहर से मंगवा रहे हैं और उनके ऊपर जो हम अपने फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, ठीक है, उनको बाहर लगा रहे हैं, वो हम बचा सकते हैं बहुत बड़ा पैसा अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की यहाँ पे काम करें। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, हमें शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स की किसी भी जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर शायद हमें इकोनॉमिकली एक जगह बैठना पड़े कि भाई जो रिफॉर्म्स भी आप लेके आएंगे दूसरी गवर्नमेंट भी उसको लेके चलेगी। जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ आना होगा, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2020 के अंदर जो हमारा पॉलिसी पेपर आया या लास्ट ईयर जो पब्लिश किया गया, तो वो जियो इकोनॉमिक था, लेकिन फिर से हमने जो शिफ्ट दोबारा से बदली है, क्यों बदली है इसका हमें नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन ये नहीं बदलनी चाहिए थी, क्योंकि अब हम डिफेंस से बाहर आ चुके हैं। अब हमारे चैलेंजेस इकोनॉमी के हैं, जब लोग ही भूखे मर जाएंगे तो हम डिफेंस को क्या करेंगे? इसलिए अब इस टाइम पे जो चैलेंजेस हैं वो इकोनॉमी के हैं, हमें नई मार्केट्स को ढूंढना है, वहां पे जाके इन्वेस्ट करना है।
इसके अलावा ऑस्टेरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। हमें जो है हुकूमत को अपने खर्चों में कमी हर सूरत करनी पड़ेगी, और ये कहना कि आप ये छोड़ दे इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप ऑस्टेरिटी करेंगे तो तभी जो है वो बात बनेगी, और गुड गवर्नेंस होगी तब भी ऑस्टेरिटी जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकती है, वरना ये जो खाने वाला जो हमारे एक मुल्क में कल्चर है, ठीक है जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करना होगा हमें बहुत ज़्यादा, इसमें जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हमें रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर जाना होगा, बजाय इसके कि हम आज भी कोल की तरफ जाएं, पेट्रोलियम की तरफ जाएं। अब हमें अल्टीमेटली जो है वो ऐसी एनर्जीज की तरफ जाना है जो रीन्यूएबल है, जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे हमारी जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है पैसे के ऊपर वो कम हो सके, ठीक है जी। डिक्रीज करने होंगे इंटरेस्ट रेट्स। देखिए इस टाइम पे ऑलमोस्ट 15% पे हमारे इंटरेस्ट रेट्स मौजूद हैं। तो जब एक बैंक आपको ये कह रहा है कि यार आप 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है और हमारी बहुत बड़ी आबादी के पास पैसे मौजूद हैं, तो हम ये कहते हैं, बैंक ये कहता है आपके पास 1 करोड़ रुपया मौजूद है, आप उसको बैंक में रखवाओ और उसके ऊपर 15 रुपए आप अयाशी मारो 15%। तो इसका मतलब वो बैठे बिठाए अगर महीने के 10 लाख 15 लाख रुपए कमा रहा है सिर्फ पैसे बैंक में रख के, तो उसको क्या जरूरत है कि वो बिजनेस करे या कुछ और करे। तो इससे बैंक को तो फायदा है, हमेशा गरीब मालिक में बैंक को फायदा होता है, लेकिन बाकियों को नुकसान है, क्योंकि जब बिजनेस वहां पे नहीं होगा, वो पैसा बिजनेस पे लगता, वहां पे जॉब क्रिएशन होती, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती, गुर्बत खत्म होती, वो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, कट डाउन करना होगा सब्सिडीज के अंदर, जो कि अभी हो भी रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपनी आवाम का भी ख्याल करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं तो हम फुली कट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन कट डाउन फिर भी करना होगा, और पॉलिटिकल सब्सिडीज को हमें कंट्रोल करना होगा, और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जो है इसको आगे लेके चलना होगा, ताकि इदारे अपने पांव के ऊपर खड़े हो सके और हमें आगे लेके जा सके। गो कि सारे हर चीज को प्राइवेट करना भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सरमायादारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, उससे भी नुकसान है। इसलिए कुछ जो ऐसी सेक्टर मौजूद है जहां पे हम जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हम वहां पे प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, तो उसको लेके चलना चाहिए। तो एट द एंड अगर हम बात करें ये पूरे का पूरा जो ऐसे है, अगर हम ये कहते हैं कि इसका क्रक्स क्या है, तो देखिए इसका क्रक्स जो मुझे समझ आता है, ठीक है, वो ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। आप देख लें 1947 से लेके आज तक का कि हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी। आज अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रिमूव कर देते हैं तो ये जो हमारा इकोनॉमिक चैलेंज है ये कम हो जाएंगे, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे। पॉलिटिशियंस अपने मसले खुद सॉर्ट आउट करें, पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करें, पार्लियामेंट को सॉर्ट आउट करें। स्लो प्रोसेस होगा लेकिन सस्टेनेबल होगा, बजाय इसके कि आप जो है फास्ट ग्रोथ में अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, अनसस्टेनेबल जो है ग्रोथ करें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूं कि सारे प्रॉब्लम्स के पीछे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमारे शामिल हैं। अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो हम मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। ये मेरी राय है, आपकी राय से मुख्तलिफ भी हो सकती है, ठीक है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।